गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण वैभव के पाठ 19 को, जो है क्रिया। क्रिया क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया मतलब करना। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। हम कोई वाक्य बोलते हैं तो या लिखते हैं तो उसमें क्रिया की एक प्रमुख भूमिका होती है। इसके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। अगर वाक्य में क्रिया नहीं है तो वाक्य जो है वो पूरा नहीं होता। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। किस क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। इन वाक्यों में देखिए, मोर नाच रहा है, सूरज निकल रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ये चित्र हैं। चित्रों के माध्यम से कुछ समझाया गया यहाँ पर। इसमें देखो कहा गया है कि किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। करना मतलब कोई भी कार्य करना, उठना, बैठना, जाना, आना। और होना जो स्वयं हो रहा हो, ऐसी क्रिया। जैसे सूरज, इसे हम नहीं निकालते हैं ना, ये अपने आप आता है। तो यहाँ देखिए, मोर नाच रहा है, सूरज निकल रहा है और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इन वाक्यों में मोर, सूरज, पक्षी ये तीनों कर्ता हैं। उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किया गया वह क्रिया है। जैसे नाच रहा है, ये क्रिया है। निकल रहा है, ये क्रिया है। उड़ रहे हैं, ये क्रिया है। दूसरे वाक्य में क्रिया की नहीं गई है। यहाँ पे क्रिया किसी के द्वारा नहीं हो रही है, बल्कि स्वतः हुई है, अपने आप हुई है। इस प्रकार जो काम किए जाते हैं अथवा स्वतः हो जाते हैं, क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो हम परिभाषित कैसे करेंगे क्रिया को, कि वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, खाना, लिखना, पढ़ना, रोना, हंसना, ये सभी क्रियाएं हैं। ये सभी क्रियाओं के सामान्य रूप हैं। अब है धातु। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे दौड़, खा, पढ़, लिख, रो, हंस आदि। क्रिया का मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाया जाता है। जब हम किसी क्रिया की मूल धातु में, जैसे दौड़ है, उसमें ना हमने जोड़ दिया तो दौड़ना। खा में हमने ना जोड़ दिया तो खाना। देखो, पढ़ ना, पढ़ना। सो ना, सोना। लिख ना, लिखना। उठ ना, सब में हमने ना जोड़ा है। तो ये क्या है, क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। ये लिख, उठ, पढ़, पी, बैठ, ये सब क्या है, ये धातु है, ये मूल रूप है क्रिया का। क्रिया शब्दों का प्रयोग। क्रिया शब्दों के प्रयोग में लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। जैसे नेहा नाचती है, अजय नाचता है। बच्चा गीत गाता है, बच्चे गीत गाते हैं। यहाँ पर लिंग बदलने से क्रिया में परिवर्तन आ गया। लिंग स्त्रीलिंग में क्रिया नाचती है और पुल्लिंग में क्रिया क्या हो गया, नाचता है। इसी तरह वचन जब बच्चा एक वचन है, बच्चा गीत गाता है, और बच्चे बहुवचन है, गीत गाते हैं। तो क्रिया में एक वचन में गाता और बहुवचन में गाते हैं। अब इसी तरह आदर प्रकट करने के लिए एक वचन कर्ता के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही हैं, ये क्रिया में हमने बहुवचन लगाया। किस लिए, कि यहाँ पर हमने क्या किया, आदर प्रकट किया है। इसी तरह दादाजी आ रहे हैं, ये हैं बहुवचन है, लेकिन दादाजी एक वचन है। तो यहाँ हमने आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया है। ठीक। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं,
कर्म के आधार पर और संरचना या प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, उनको क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं के व्यापार यानी कार्य का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जिन क्रियाओं के कार्य का फल, जो क्रिया हो रही है उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है तो वो सकर्मक हो जाती हैं। यह पुस्तक पढ़ता, यश पुस्तक पढ़ता है, प्रतीक गिटार बजा रहा है, मोनू टेलीविजन देखता है, किसे पढ़ा जा रहा है। ऊपर देखो, यश पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ क्वेश्चन हम लगा दें, किसे पढ़ा जा रहा है। क्रिया हो रही है ना, पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है या किसे पढ़ा जा रहा है, पुस्तक को। ये कर्म हो गया, यश करता है और ये पढ़ता है जो है वो क्रिया हो गई और पुस्तक जो है कर्म हो गई। तो ये क्रिया का जो कार्य है उसका फल किस पे पड़ रहा है, कर्म पर। अब इसी तरह प्रतीक गिटार बजा रहा है, ये क्रिया हो रही है ना, तो किसे बजा रहा है, गिटार को। मोनू टेलीविजन देखता है, क्या देख रहा है, टेलीविजन देख रहा है। तो यहाँ पर पुस्तक, गिटार, टेलीविजन के माध्यम से क्रिया हो रही है। पुस्तक, गिटार और टेलीविजन के माध्यम से, ये सभी क्या है, कर्म है। तीनों ही वाक्यों में हो रही क्रियाएं सकर्मक हैं। इसमें कर्म है तो वो सकर्मक हैं। अब सकर्मक क्रिया के भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। वाक्य में जब एक कर्म हो, जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माता दूध पिलाती है, दूध जो है इसमें कर्म है, एक ही कर्म है, ठीक है। अब इसी तरह द्विकर्मक क्रिया में जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अब जैसे राज हर्षिता को चॉकलेट खिलाता है, यहाँ चॉकलेट और हर्षिता दोनों जो है यहाँ दो कर्म हो गए। राज तो करता है और ये खिलाता है, ये क्रिया हो गई। तो हर्षिता और चॉकलेट ये दोनों क्या हो गए, ये कर्म हो गए। तो यहाँ दो कर्म हो गए, यहाँ पर केवल एक ही कर्म था। तो एक कर्म है तो एक कर्मक और दो कर्म है तो द्विकर्मक, ठीक है। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है क्या। अकर्मक क्रिया में न तो कर्म होता है और न ही हो सकता है। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता, यानी छिपा हुआ कर्म भी संभव नहीं। यदि कर्म हो तो क्रिया सकर्मक हो जाती है। रोहित पढ़ता है, रोहित यहाँ क्रिया है, कर्ता के बाद सीधे क्रिया है, बीच में कहीं कर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा अकर्मक। रोहित पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता क्या है, पुस्तक, तो पुस्तक जो है वो कर्म है, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सामान्यतः क्रिया के सामने क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया होती है। अब आप जैसे कोई भी वाक्य है उसके अंदर अगर आप क्या, किसे, किसको कोई क्वेश्चन लगा दो, रोहित किसे पढ़ता है, पुस्तक को, उत्तर मिल गया, उत्तर हमें मिल गया, तो वो हो जाएगी सकर्मक क्रिया। यदि प्रश्न पूछने पर क्या, किसे, किसको में से किसी का उत्तर न मिले तो वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जैसे रोहित पढ़ता है, क्या पढ़ता है, यहाँ कहीं नहीं लिखा, यानी हमें उत्तर नहीं मिला, तो ये जो वाक्य है ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ठीक है। मोहन जा रहा है, क्या जा रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। सुविज्ञा सो रही है, क्या सो रही है, कुछ पता नहीं, तो ये भी अकर्मक है। पुनीत पढ़ता है, कोई न कोई चीज है जिसे पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पर पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है तो पढ़ने के लिए कुछ तो हाथ में होगा, ये छुपा हुआ है ये कर्म यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया, लेकिन एक कर्म। पुनीत संजना को कविता पढ़ाता है, तो यहाँ संजना और कविता द्विकर्म हो गए।
सकर्मक क्रिया है लेकिन द्विकर्मक क्रिया है ये। यदि क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल जाए तो क्रिया द्विकर्मक होती है, और यदि दोनों में से एक का ही उत्तर मिले तो वो एक कर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये हो गई कर्म के आधार पर क्रिया। अब दूसरा है संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। यहाँ देखो, सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। वाक्य में केवल एक क्रिया होती है, जैसे वो सामान्य क्रिया। विनोद आया, विनोद गया, ये सब जो है एक कर्मक सामान्य क्रिया है। अब है संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। शिकारी ने हिरन को मार डाला। मैंने खाना खा लिया है। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी है, ये है संयुक्त। खाना खा लिया है, मार डाला है, ये है संयुक्त क्रियाएं। ठीक है, तो इसमें देखो आपने संयुक्त क्रिया समझ ली। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं, दोनों क्रियाएं मार डाला, दोनों क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, परंतु बाद वाली जो क्रिया है ना वो पहले क्रिया को स्पष्ट करती है। इसके द्वारा मार पर ही खत्म हो जाएगा तो ये वाक्य पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर संयुक्त क्रियाएं हो रही हैं। खाना खा लिया है, लिया है, ठीक, खा और लिया है। नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लालच से ललचाना, गर्म से गरमाना, अपना से अपनाना। ऐसे शब्द जो हैं, जो क्रियाएं धातु में न बनकर किसी संज्ञा या सर्वनाम से बनी होती हैं, वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जो क्रियाएं संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनी होती हैं उन्हें हम कहते हैं, उनके अंत में सिर्फ ना जोड़ना होता है तो वे नाम धातु क्रियाएं बन जाती हैं। ठीक है, जैसे लालच, चमक, चमकाना, शर्म, शर्माना, झूठ, झुठलाना, है ना। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना क्रिया है लेकिन लिखवाना किसी और से लिखवाना। अब यहाँ पे यही बोला है ना, जिन क्रियाओं को कर्ता खुद नहीं करता है, किसी और से करवाता है। अब ये लिखवाना जो शब्द है हम किसी और से कहेंगे लिखवाना, है ना। धोना क्रिया है और धुलवाना किसी और से धुलवाना। अब है पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। यहाँ क्रिया है दूसरी क्या है? सो गया, और पहला है पीकर। मुख्य क्रिया क्या है? सोना है। यहाँ बच्चा सो रहा है। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये है, इससे पहले कौन सी क्रिया आ गई? पीकर। तो ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब समय, पहले समय में होने वाली क्रिया। रमेश क्रिकेट खेलकर घर आया ये क्रिया है, और क्रिकेट क्या? खेलकर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। अब है कृदंत क्रिया। क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, लिखना, लिखता, लिखता, लिखकर, ये सारे क्या हैं? कृदंत क्रिया है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हमने पाठ में क्या क्या जाना है। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। कोई भी वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के क्रमशः 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य क्रिया,
संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रश्नार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया एवं कृदंत क्रिया। ठीक है, तो आज हम यहीं तक अपना कार्य करेंगे। अगली वीडियो में हम पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। ठीक है, तो जो भी मैंने आज पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ इस पाठ को आप पढ़िए और समझिए।